أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the topic theoretical framework. In a previous lecture we discussed about concepts, constructs, how a construct is the name of the concept and name represents certain concept and we concept हमने उनको जब communicate करना है एक दूसरे के साथ हम उन्हें नाम देते हैं. अब ये जो construct है, ये जो constant है, sometimes we consider them, उनको हम link करते हैं with various variables. ठीक है, और variables are the construct or are the names और ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है. ठीक है, वेरिएबल की वैल्यूज जो है वो वेरी करती रहती है, जिस तरह एज, जेंडर, मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल हैं. ठीक है, इसमें हमने देखा था कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल और हमने डाइकोटमस वेरिएबल जिसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल भी और भी कहते हैं, और उसके अलावा हमने डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल और मीडिएटिंग वेरिएबल के बारे में बात की थी, विच आर द वेरियस कॉन्सेप्ट्स जिनको आप डिस्कस करते हो और वो जो है वो मुख्तलिफ रोल प्ले करते हैं. डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इट डिपेंड्स ऑन द चेंजेस ब्रिंग बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है और डिपेंडेंट वेरिएबल पर इम्पैक्ट करती है. ठीक है, मीडिएटिंग जो है दैट कम्स इन बिटवीन द इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए वो डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है और वो इंडिपेंडेंट मीडिएटिंग वेरिएबल खुद इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन के डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट करता है. मॉडरेटिंग वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को वीक या स्ट्रॉन्ग करता है. नाउ कम टुवर्ड्स दी, अब जब हमने ये वेरिएबल्स के रिलेशनशिप डिफाइन करने हैं, वो रिलेशनशिप कैसे डिफाइन करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया सैलरी जो है जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करती है, और मैं कई बार आप लोगों को थ्योरीज बताता रहता हूँ कि जिस तरह हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड है वहाँ से हमें आइडिया होता है, क्योंकि देर आर सर्टन साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. अब वो लव, रिलेशनशिप्स, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी जो सबसे बेसिक हमारी है साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स, उसके अंदर सैलरी और जॉब सिक्योरिटी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और वो बताता है कि ये आपकी जॉब की सेटिस्फैक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है. तो जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए मैयर्स, मैं आपको अक्सर ये थ्योरी बताता हूँ, तो ये थ्योरी जो है मैस्लो ने दी है, और मैस्लो की थ्योरी के मुताबिक हम यहाँ से रिलेशनशिप एक लेकर आते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान. एक वेरिएबल है आपका सैलरी, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. एक और वेरिएबल आता है मतलब आपका जो है वो जॉब सिक्योरिटी, दिस इज आल्सो द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और एक आता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जॉब सेटिस्फैक्शन, कि जॉब सेटिस्फैक्शन को मैं इन दो वेरिएबल्स की बेस के ऊपर मैयर कर सकता हूँ. मैं बता सकता हूँ कि सैलरी का मैं इस थ्योरी की मदद से रिलेशनशिप जनरेट कर सकता हूँ इन वेरिएबल्स के दरमियान, और इस थ्योरी के मुताबिक रिलेशनशिप ये है कि अगर मेरी सैलरी ज़्यादा होगी और मेरी जो है जॉब सिक्योर होगी तो आई वुड बी सेटिस्फाइड, तो मेरी जॉब सेटिस्फैक्शन होगी, देन आई विल गो फॉर द फर्दर, मैं आगे जो है वो अगले लेवल पे जाऊंगा. ये भी मैस्लो ने कहा था. ठीक है, हर्सबर्ग ने मोटिवेटर्स और डीमोटिवेटर्स दिए थे. उसने कहा था कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हों तो मोटिवेट करते हैं, और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिन जो ना हो तो आपको जॉब पे डीमोटिवेट कर देते हैं. अब वो जॉब मोटिवेशन को उसने मैयर करने के लिए कुछ फैक्टर्स दिए थे. मतलब आपका एनवायरनमेंट अच्छा ना हो तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, आपकी सैलरी कम हो तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे. ठीक है, इसी तरह आपको रिकग्निशन मिले, अब रिकग्निशन ना हो तो वो डीमोटिवेटेड नहीं होगा, लेकिन अगर आपको रिकग्निशन मिल जाती है, आपका जॉब के ऊपर रिलेशनशिप अच्छे हैं अपने बॉस के साथ, आपकी कंपनी की पॉलिसीज अच्छी हैं, तो आप मोटिवेट होते हो उससे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा, ये जॉब मोटिवेशन के फैक्टर्स हैं. अब ये मैंने मुख्तलिफ ये थ्योरीज हैं, ये थ्योरी है, हर्सबर्ग ने थ्योरी दी,
मैस्लो ने थ्योरी दी। इसी तरह देर आर अ लॉट ऑफ थ्योरीज जो आपको जो है थ्योरेटिकल थ्योरी के अंदर मिलती हैं, जहाँ से आप एक फ्रेमवर्क बना लेते हो। अब मैंने यहाँ से आपको एक फ्रेमवर्क बनाया, हम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को देखते जाएंगे। The theoretical framework is the theorizing the relationship among several factors relating to the relevant to the study। आपकी जो स्टडी अभी तक आपने फाइनल की है उसके वेरियस फैक्टर होंगे। अब थ्योरी आपने उससे रिलेटेड जो थ्योरीज आप पढ़ेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे, वहां से आपको उन फैक्टर्स के दरमियान रिलेशनशिप पता लगता जाएगा। कैन बी कॉल्ड द कंसेप्चुअल मॉडल। फिर जब आप रिलेशनशिप जनरेट कर लोगे कि सैलरी के बढ़ने से जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, ठीक है, कंपनी की पॉलिसीज, फ्रेंडली पॉलिसीज की वजह से आपकी जॉब मोटिवेशन इंक्रीज होती है ना, दिस इज द पॉजिटिव रिलेशनशिप। जब ये रिलेशनशिप आता है तो आपका एक कंसेप्चुअल मॉडल बन जाता है, और वो कंसेप्चुअल मॉडल आप शेयर करते हो। कॉन्सेप्चुअल मॉडल, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से कॉन्सेप्चुअल मॉडल निकलता है। रिसर्चर क्या करता है, एलैबोरेट करता है रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। मैंने अभी आपको मोस्टली वेरिएबल्स का बताया और उनके दरमियान रिलेशनशिप्स का बताया। और ये जो थ्योरी है ये लॉजिक भी जनरेट करती है, एक किस्म की लॉजिक को एक्सप्लेन करती है। तो जो अंडरलाइंग रिलेशनशिप है उनकी लॉजिक को भी एक्सप्लेन करती है वो बहुत अच्छे से। जब आपको थ्योरी का पता होगा तो आपको लॉजिक का पता होगा, ठीक है, और लॉजिक क्रिएट होगी। जिस तरह अब मैं यहाँ पे ये कह देता हूँ कि हम लोग जो हैं अब ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर आप थ्योरी बना सकते हो, इससे रिलेटेड आप लिटरेचर पढ़ के आप थ्योरी और उसकी एफिशिएंसी के ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हो। यू कैन हैव ऑल द होराइजन, आप लिटरेचर के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें आप लेकर आकर उसका एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक रिलेशनशिप, हम क्लास में बैठे पढ़ रहे हैं तो मैं कहता हूँ जी, अब आप कहते हैं जी जो लाहौर ट्रेन के आने और जाने की टाइमिंग्स का इफ़ेक्ट जो है हमारी स्टडी पर क्या पड़ता है। देयर इज़ अ, आप कहें जी, देयर इज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द टाइमिंग्स ऑफ द ट्रेन, ट्रेन कमिंग लेट, ठीक है, और ट्रेन जब लेट आती है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारी क्लास के ऊपर। अब ये जो आपने रिलेशनशिप जनरेट किया है, इसको जब एनालाइज करोगे तो कोई ना कोई चीज़ तो निकलेगी, लेकिन आपके इस रिलेशनशिप के पीछे कोई लॉजिक नहीं बन रही, ठीक है, कोई लॉजिक क्रिएट नहीं हो रही। तो आप इसका कोई कॉन्सेप्चुअल मॉडल बना नहीं सकते क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक आपकी थ्योरी से आती है, ठीक है। हाँ, अगर आपका जो ट्रेन स्टेशन के पास, बिल्कुल ट्रेन स्टेशन के साथ स्कूल है या कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, फिर तो ट्रेन के आने-जाने का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। लेकिन आप एक सर्टेन किलोमीटर दूर हैं उससे और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये उसका कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा आपके स्टडी आवर्स के साथ कि ट्रेन अगर लेट आती है तो आपकी क्लास का पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है? ये जो है इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं आ रही। तो लॉजिक क्रिएट करना ज़रूरी है, और लॉजिक कहाँ से आती है? थ्योरी से आती है। लॉजिक आपको लिटरेचर पढ़ने से आती है। ठीक है, डिस्क्राइब्स द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। कॉन्सेप्चुअल मॉडल में हम डायरेक्शन एंड नेचर, मतलब लॉजिक जब आ जाती है तो वहां से हमें नेचर का भी पता चल जाता है और डायरेक्शन का भी पता चल जाता है। मैंने आपको बताया कंपनी की पॉलिसीज अगर फ्रेंडली होगी, वर्क वर्क लाइफ आपका जो है वो वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट होगा, तो आप मोटिवेट होंगे अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग थ्योरी। तो मोटिवेशन का पॉजिटिव मतलब आपके जो वर्क लाइफ बैलेंस है और आपकी जो कंपनी पॉलिसीज हैं उनका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है जॉब मोटिवेशन के ऊपर। तो ये डायरेक्शन भी होगी और एक नेचर भी जनरेट होगी, एक लॉजिक भी क्रिएट हो गई। थ्योरेटिकल फाउंडेशन, थ्योरेटिकल फाउंडेशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले भी बिल्ट अप द थ्योरी, एक थ्योरी बनाई जाती है। मतलब जब नए सिरे से कोई काम किया जाए तो उसके अंदर थ्योरी बनाई जाती है। मोस्टली हमारी स्टडीज जब हम इस लेवल पे बात कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे, इवन एट पीएचडी लेवल भी आपको काफ़ी टाइम लगता है कि थ्योरी बिल्ड करने में। थ्योरी बिल्ट आपने का आप मोस्टली हम लोग जो हैं वो क्या करते हैं, थ्योरी को किसी की थ्योरी को अडॉप्ट करते हैं और थ्योरी को अडॉप्ट करके वहाँ से अपना हाइपोथेसिस, अपना एक मफरूज़ा जो है वो जनरेट करते हैं। ठीक है, और जब हम मफरूज़ा एक जनरेट कर लेते हैं, जिस तरह मैंने कहा जी, कंपनी पॉलिसीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी जॉब मोटिवेशन पे। अब जॉब मोटिवेशन एक वेरिएबल आ गया, कंपनी पॉलिसीज़ दूसरा वेरिएबल आ गया। इनसे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चनेयर बना दूँगा, लोगों से पूछूँगा जाके, अब मेरा हाइपोथेसिस आ जाएगा। हाइपोथेसिस क्या होगा? देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप
बिटवीन कंपनी गुड पॉलिसीज एंड जॉब मोटिवेशन। ठीक है, अब जब मैंने ये पॉजिटिव रिलेशनशिप को मैंने एक डायरेक्शन दे दी, अब मैं इसको टेस्ट करूंगा, इस हाइपोथेसिस को, इस थ्योरी को मैं क्या करूंगा, टेस्ट करूंगा। अगर यहाँ पे वाकई वो इम्प्लीमेंट होती है तो मैं कह दूंगा हाँ जी पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होती है थ्योरी। मुख्तलिफ सैंपल से मैंने क्वेश्चनर से क्वेश्चंस पूछे और उन्होंने जब मेरे जो रिजल्ट्स निकले वो बिल्कुल इस थ्योरी को फेवर करते हैं, तो टेस्ट करूंगा। ठीक है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच की थ्योरी को यूज करके मैं हाइपोथेसिस जनरेट कर रहा हूँ और हाइपोथेसिस जनरेट करके उस थ्योरी को मैं क्या कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ अपने जो है वो एक्सपेरिमेंटल एरिया में। मेरा एक्सपेरिमेंटल एरिया क्या है, पाकिस्तान, और मैं उधर लाहौर के अंदर जो है मुख्तलिफ तालीमी इदारों को अपना जो है वो टेस्ट एरिया बना लेता हूँ और वहाँ पर एक थ्योरी को मैं टेस्ट कर लेता हूँ एम्प्लॉय की। ठीक है, प्रोवाइड्स अ रोड मैप के एक रोड मैप प्रोवाइड कर देता है। ये जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है और हमारा कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, एक रोड मैप प्रोवाइड कर देता है टू द फॉर्मुलेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट रिसर्च क्वेश्चन। जब आप रिसर्च क्वेश्चन आपने अभी तक फॉर्म कर लिए हैं, अब उसकी अप्रोप्रिएशन हमने प्रॉपर करनी है, उसके लिए रोड मैप हमने बताना है टू द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस। आपकी जो थ्योरी है वो आपके रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेशन प्रोवाइड करती है, आपके जो रिसर्च हाइपोथेसिस है उसकी फॉर्मुलेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, और आपके जो जब आप उस थ्योरी को टेस्ट करते हो, उसकी टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट निकलते हैं वो रिजल्ट आपके बॉडी ऑफ नॉलेज में ऐड होते हैं और आप जो है एक एडिशन कर रहे हो, किसमें, एजुकेशन में आप एडिशन कर रहे हो, नॉलेज में आप मजीद एडिशन कर रहे हो। तो 6 बेसिक कंपोनेंट ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का, सबसे पहले आपने एक, जब जो भी आपकी स्टडी है, जो भी आपका टॉपिक है, उसमें आपने वेरिएबल्स के जो है वो इन्वेंट्री बना लेनी है। ठीक है, मुख्तलिफ वेरिएबल्स को आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए आप किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप लिटरेचर को सर्च करें, आप मुख्तलिफ लोगों से बात करें, मुख्तलिफ लोग जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करें, और या फिर आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। फिर जब आपने वेरिएबल, सो डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप में जब आप थ्योराइजिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल मे बी दैट मे बी द पॉजिटिव रिलेशनशिप, दैट मे बी द नेगेटिव रिलेशनशिप्स, जैसे कोविड-19 कोरोना वायरस का नेगेटिव इम्पैक्ट, कोरोना पेंडेमिक का नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है स्टॉक रिटर्न्स के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, मैंने मुख्तलिफ थ्योरीज पढ़ी, थ्योरीज वैसे तो मैंने ऑब्जर्व भी किया डायरेक्शन का, लेकिन मैंने मुख्तलिफ थ्योरीज पढ़ी, थ्योरीज पढ़ने के बाद मुझे ये अंदाजा हुआ दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप ऑफ कोरोना पेंडेमिक ऑन स्टॉक रिटर्न्स। फिर लॉजिक फॉर द प्रपोज रिलेशनशिप, तीसरा स्टेप है, जब हमने डायरेक्शन स्पेसिफाई कर ली, अब हमने उसकी लॉजिक भी देनी है, थ्योराइज द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल। फिर आर्ग्यूमेंट कुड बी बिल्ट अप ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस स्टडीज, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंसेस, प्रीवियस स्टडीज की ऑब्जर्वेशन, प्रीवियस स्टडीज के जो रिजल्ट्स निकले हैं वहां से आप जो है उसकी लॉजिकल रीजनिंग प्रोवाइड कर सकते हो कि ये मैंने अगर नेगेटिव रिलेशनशिप बताया तो क्यों बताया है, अगर मैंने ये पॉजिटिव रिलेशनशिप बताया तो क्यों बताया है। ठीक है, अब एक लॉजिकल रिलेशनशिप, बाकी सारी दुनिया के स्टॉक्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के स्टॉक्स के ऊपर कोरोना का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है लॉन्ग टर्म में, ये एक थ्योरी आ गई। थ्योरी क्या है इसके पीछे, गेन फ्रॉम लॉस। गेन फ्रॉम लॉस का मतलब ये है कि जैसे ही कोई क्राइसिस आता है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास जो है वो ज्यादा से ज्यादा पॉलिसीज आना शुरू हो जाती हैं। जब पॉलिसीज आना शुरू हो जाती हैं तो उसके बाद उसके जो रिटर्न है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं और इंश्योरेंस कंपनी कमाती हैं क्राइसिस में। तो ये एक थ्योरी है गेन फ्रॉम लॉस। इधर क्या होगा, कोरोना पेंडेमिक का इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, तो ये मैंने थ्योरी भी प्रोवाइड कर दी, इसकी डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर दी, और उसके बाद मैंने उसके रिलेशनशिप को जो है वो क्या कर दिया, रिलेशनशिप को मैंने लॉजिक भी प्रोवाइड कर दी। ठीक है, फिर आपने जब ये थ्योरी और ये सारा कुछ, फिर आपने प्रेपोजिशंस बना लेनी है कि हर एक वेरिएबल का क्या रिलेशनशिप बन रहा है। ये मैं सिर्फ दो वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ, आपके 5 वेरिएबल्स हो सकते हैं, 6 वेरिएबल्स हो सकते हैं, हर एक के दरमियान आप जो है प्रेपोजिशंस बनाएंगे। सो
देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड अप इन द preposition, हम फिर एक preposition लिख देते हैं, नंबर ऑफ इंटर रिलेशनशिप रिजल्टिंग इन द नंबर ऑफ preposition। मुख्तलिफ वेरिएबल्स के दरमियान मुख्तलिफ रिलेशनशिप आ रहा है तो हमारे मुख्तलिफ prepositions बन जाएंगे। हर preposition जो है वो एक लॉजिक के साथ आपने प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और आपने जितनी prepositions बन सकती हैं सारी prepositions आपने लिख देनी है। आपने हर preposition को सीक्वेंशली क्या करना है, अरेंज करना है और उनके दरमियान लिंक क्रिएट कर देना है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली एक लिंक जो है वो एक्सियोमेटिक लिंक जो है डेरिवेशन क्रिएट हो जाएगी आपके prepositions के दरमियान। और ये जो जब ये prepositions के दरमियान आपका लिंकेज क्रिएट हो जाएगा तो दैट इज योर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। और आप मुख्तलिफ थ्योरीज के बेस के ऊपर, लॉजिक के बेस के ऊपर prepositions बना रहे हैं, उन prepositions के दरमियान लिंक क्रिएट कर रहे हैं तो आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बन जाता है, ठीक है। एट द एंड आपने एक डायग्राम बना देनी है जिसके अंदर आपने सारे वेरिएबल्स को आपस में लिंक करना है। इससे ये होगा कि जो लोग थ्योरी नहीं पढ़ रहे वो आपकी डायग्राम को देख के आपके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को अच्छे से समझ जाएंगे कि वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप आ रहा है। सो वी विल टॉक अबाउट द एग्जांपल रिसर्च क्वेश्चन। जो हमने पीछे सारे स्टेप किए हैं स्कीमेटिक डायग्राम बनाने के बाद हम लोग जो है रिसर्च क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। सो रिसर्च क्वेश्चंस में फॉर एग्जांपल व्हाई मिडिल क्लास फैमिली बिकम स्मॉल इन साइज, दिस इज द रिसर्च क्वेश्चन। एक एग्जांपल है, दिस इज द सोशल साइंस का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा किसी रिसर्चर ने कि मिडिल क्लास फैमिलीज जो हैं वो स्मॉल इन साइज क्यों होती हैं, ठीक है। हम लोग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं, उसके लिए गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। दिस इज एन एग्जांपल। आप अपनी फील्ड के अंदर ये काम करेंगे, ज़रूरी नहीं है आप सोशल साइंसेज में करें। आप अगर फाइनेंस के हैं तो फाइनेंस में यही स्टेप्स फॉलो करेंगे, आप बिजनेस मैनेजमेंट में काम करेंगे तो आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले हम जो ये क्वेश्चन है, रिसर्च क्वेश्चन हमने बना लिया, हमारे ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म हो गए। अब हम देखते हैं रेलिवेंट वेरिएबल्स। सो इसमें कई रेलिवेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं जो इन दोनों फैक्टर्स को, इन दोनों वेरिएबल्स को, मतलब मिडिल क्लास फैमिली के साइज कम होने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन लेवल है कपल्स का, एज एट मैरिज है, किस एज में शादी होती है, वर्किंग स्टेटस ऑफ द वुमन है, रैशनलिज्म है, एक्सपोजर टू मैस मीडिया और कम्युनिकेशन है, एक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ सर्विसेज है, यूज ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस हैं, पेरेंटल एस्पायरेशन अबाउट द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन है, कि कितने पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और फ्यूचर जो प्लान करते हैं बच्चों का तो उसके अंदर वो देखते हैं कि हमने किस लेवल तक उनकी पढ़ाई को लेके जाना है, फिर उसके खर्चे भी हैं तो वो सोच कर ही वो अपनी फैमिली को शॉर्ट रखते हैं। शिफ्ट टू न्यूक्लियर फैमिली, स्मॉल फैमिली, टू पेरेंट टू चाइल्ड तक जो फैमिलीज हैं, मोबिलिटी ओरिएंटेशंस के ऊपर आपका एक वेरिएबल, ये मुख्तलिफ वेरिएबल्स की लिस्ट आप बना लेते हैं अपने पास, ठीक है, कि ये वेरिएबल आपके रिसर्च क्वेश्चन से रेलिवेंट है। फिर आप इन वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप देखना शुरू कर दो। वो कैसे आप देखोगे, आपको लिटरेचर सपोर्ट मिलेगा, थ्योरीज मिलेंगी जिसके अंदर आप जो है वो ये रिलेशनशिप्स बना सकते हो। इफ यू जस्ट मेक अ स्टेटमेंट्स बाय यूजिंग वेरिएबल इट कैन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। लुक, अब आप कैसे देख सकते हो इसकी एग्जांपल में, अगर आप स्टेटमेंट बना दें, मैंने स्टेटमेंट बना दी यहाँ पे देख के, हायर द एजुकेशन, मतलब जितनी एजुकेशन ज़्यादा होगी उतनी ही एज एट मैरिज भी ज़्यादा होगी। एक लॉजिकल बात है, क्योंकि हायर द एजुकेशन ऑफ द वुमेन ग्रेटर द चांस देयर बीइंग करियर ओरिएंटेड, और जितनी वुमेन की एजुकेशन ज़्यादा होगी तो हो सकता है उसके चांसेस भी बढ़ जाएंगे करियर ओरिएंटेड होने के। हायर द एजुकेशन मोर द रैशनलिज्म, ठीक है, जितनी एजुकेशन ज़्यादा होगी उतनी रैशनलिज्म ज़्यादा आएगी। ये नहीं होगा कि वो लोग 5 या 6 या 10 बच्चे पैदा कर लें और वो उनका फ्यूचर ना सोचें। वो जब भी कोई उनके चाइल्ड होगा तो वो रैशनलिज्म के बेस के ऊपर कि इनका फ्यूचर क्या होगा, किस तरह प्लान करना है, अपनी करंट सैलरी, करियर लेवल को वो देखेंगे। उसके बाद वो जो है वो प्लान करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सामने आती हैं। तो हायर द एजुकेशन, मोर द एक्सपोज़र टू मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, हायर द एजुकेशन। अब ये रिलेशनशिप बन रहा है, एजुकेशन के साथ जो है मुख्तलिफ वेरिएबल्स को जोड़ा जा रहा है। हायर द एजुकेशन द मोर द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, हायर द एजुकेशन ग्रेटर द यूज ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस, हायर द एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स,
हायर देयर एस्पायरेशन अबाउट द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। जितनी एजुकेशन ज़्यादा होगी वो भी चाहेंगे कि उनके बच्चों की एजुकेशन ज़्यादा हो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रपोजल, जो आपने रिलेशनशिप बनाया है अब उसकी एक्सप्लेनेशन भी तो देनी है, तो उसमें अब आप एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे? हायर द एजुकेशन, हायर द एज एट मैरिज को अगर हम इसकी आर्गुमेंटेशन करें तो इस तरह कहते हैं, फॉर गेटिंग द हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, जो यूथ है वो 16 साल जो है अपने ज़िंदगी के लगाते हैं इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो 4-5 साल की उम्र में वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं या और उसके बाद 16 साल वो ग्रेजुएशन तक जाने तक वो पढ़ते हैं। तो जब तक वो कंप्लीट करते हैं तो उनकी एज 25-22 तक हो गई होती है। ठीक है, ये आर्गुमेंटेशन हो रही है, रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रहे हैं अब आप। ठीक है, स्पेंड अबाउट 2 to 3 years in establishing themselves in their careers during the whole of this period marriage is deferred। ठीक है, अब जब तक वो अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं 22 साल के हो जाते हैं, 22 साल के होने के बाद 2-3 साल वो लगाते हैं अपने करियर को एस्टेब्लिश करने में। करियर को एस्टेब्लिश करते-करते उनके 25 या 26 साल हो जाते हैं, फिर तब तक वो शादी के बारे में नहीं सोचते। सो द एक्सप्लेनेशन जो मैंने स्टेटमेंट पीछे आप लोगों को बताई है, उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे प्रोवाइड की है कि वो किसी लॉजिक की बेस के ऊपर प्रोवाइड की गई है। सो विद द हाई एजुकेशन, एज ऑफ मैरिज गोज अप। ठीक है, तो वी विल कंपेयर दीज prepositions, जो पीछे हमने preposition जनरेट किए उनको हम लोग क्या करेंगे? बाय द टाइम हाईली एजुकेटेड यूथ डिसाइड टू मैरी, दे आर 25 years of age, कुछ इससे भी ज्यादा होते हैं। Comparing marriage at the age 25 years with marriage at the age of 16 years, आप ये दोनों relationships को compare भी कर सकते। This is a study all along. With the higher education at marriage, there is a reduction in reproductive period of women. जो reproduction का time है वो भी, जो youth young है उस टाइम पे reproduction का time भी ज्यादा होता है। They have more time together। जब वो career oriented हो जाते हैं, फिर education complete हो जाती है, तो reproduction का time जो है वो कम हो जाता है, which is the fact। उसके बाद many of these women may be career women। कैरियर वुमेन है, शुड दे स्पेंड टाइम टू रेज चिल्ड्रन और परस्यू द करियर, और रैशनलाइजेशन भी आ जाती है, कैरियर को भी परस्यू करना होता है। रैशनल डिसीजन अबाउट द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फैमिली लिमिटेशन इज ऑल्सो एन ऑप्शन। और ये जो है मीडिएशन का रोल भी प्ले कर सकता है। अगर करियर ओरिएंटेड वुमेन जो है वो भी अपने करियर को स्टैब्लिश कर रही हैं, तो डेफिनेटली वो डेफर्ड करने के लिए कुछ और ऑप्शंस भी अपना सकते हैं, फैमिली प्लानिंग के ऑप्शंस जो हैं। उसके बाद आपके पास जो है इन्वेंटरी ऑफ प्रेपोजिशन आ जाती है। रिलेशनशिप स्पेसिफाई करता है अंडर द आइटम 2 कैन एग्जांपल जो हमारे पास है, फॉर्मुलेट द एडिशनल प्रेपोजिशन। जो हमने एडिशनल प्रेपोजिशंस हैं उनके कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। हम सीक्वेंशली इनको अरेंज कर लेते हैं। हायर द एजुकेशन, मोर द रैशनलिज्म। हायर द एजुकेशन, मोर द इन्वेस्टमेंट इन करियर अचीवमेंट। ग्रेटर द इन्वेस्टमेंट इन करियर अचीवमेंट। हायर द एज ऑफ मैरिज। हायर द एज ऑफ मैरिज, शॉर्टर द रिप्रोडक्शन पीरियड। तो ये सारी एक किस्म का आपका क्या बनता जा रहा है? प्रोपोजिशंस का आपस में लिंक बनता जा रहा है, और एक आपकी जो है वो लॉजिक क्रिएट होती जा रही है। तो जिस तरह ही आपका शॉर्टर रिप्रोडक्शन पीरियड होगा, आपके फैमिली का साइज भी क्या होगा? कम होगा। सो आपका जो पहला रिसर्च क्वेश्चन था, अब उसको देखें। उस रिसर्च क्वेश्चन को हमने कितने एंगल से, कितनी डायमेंशन से देखना शुरू कर दिया। एक सिंपल सा रिसर्च क्वेश्चन, मिडिल क्लास फैमिली की जो फैमिली मिडिल क्लास जो फैमिली है उनका जो फैमिली साइज है वो थोड़ा छोटा होता है। तो वो वो चीज़ आपकी यहाँ पर जो है वो सामने आ रही है। ठीक है? सो इसी तरह आप अपनी फ़ील्ड के अंदर कोई भी टॉपिक लेकर आ सकते हैं, और उस टॉपिक को लेकर आप उसके ऊपर इसी तरह वेरिएबल्स को आइडेंटिफ़ाई करके, उनके दरमियान रिलेशनशिप निकाल के, उनके दरमियान आप रिलेशनशिप्स की लॉजिक फाइंड आउट करके, प्रेपोज़िशंस के लिंक क्रिएट करके एक पूरा एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हायर एजुकेशन, एजुकेशन का एक बॉक्स बन जाए, रैशनलिज़्म का एक बॉक्स बन जाए, ठीक है? ये 1 मिनट। So when we talk about various things, तो उसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें भी कर सकते हैं। इन सबके बॉक्सेस बन जाए, करियर का अलग बॉक्स बन जाए, इन सारे बॉक्सेस को लिंक कर दें हम लोग साइज ऑफ द फैमिली के साथ। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग
कर सकते हो, दिस इज नॉट दैट टफ टू डू। सो एक बिजनेस से रिलेटेड एग्जांपल थोड़ी सी देख लेते हैं। लाइक इट वुड नॉट बी दैट मच pretty to look, but uh, a little bit of work can be done here. So like if we talk about in job setup, there is a मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, there is extra compensation, ठीक है, extra compensation, ठीक है। सो एक्स्ट्रा कंपनसेशन अगर हम यहाँ पर लिखें एक्स्ट्रा compensation leads towards um, better job performance, ठीक है। ठीक है, अब ये मेरा एक ये था कि अगर आप रिसर्च क्वेश्चन था कि आप अगर एक्स्ट्रा कंपनसेशन देंगे अपने एम्प्लॉयज को तो उनकी जॉब परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रपोजिशन को डिवाइड कर देते हैं, मतलब मैं ये तो मेरा एक हो गया ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जॉब परफॉर्मेंस मेरा एक हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। इधर मैं मॉडरेटर को भी एंटर कर देता हूँ, मीडिएटर को with the mediation of willingness for extra commitments, ठीक है, commitments, ठीक है। ये मैंने एक जो है विलिंगनेस टू एक्स्ट्रा कमिटमेंट एक वेरिएबल एज अ मीडिएटिंग रोल के तौर पे डाल दिए। अब इसमें दो रिलेशनशिप बन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा कंपनसेशन जो है वो विलिंगनेस टू एक्स्ट्रा कमिटमेंट को बढ़ा देता है और विलिंगनेस टू एक्स्ट्रा कमिटमेंट जो है वो लीड टू द बेटर जॉब परफॉर्मेंस। तो इसका मतलब है देयर इज अ मीडिएटिंग रोल, यहाँ पर आपके पास एक मीडिएटिंग रोल आ रहा है, willingness for extra commitments, ठीक है, फॉर जॉब, ठीक है। ये मैं एक यहाँ पर वेरिएबल और दैट लीड्स टुवर्ड्स दी बेटर जॉब परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस। ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप भी बन गया। इधर एक मॉडरेटर भी आप डाल सकते हो, वो आपके पास आ सकता है कि दिस रिलेशनशिप कैन बी स्ट्रेंथन विद दी वर्क लाइफ बैलेंस एज वेल, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस आपके पास जब आ जाएगा और वो मॉडरेटर के तौर पे, मतलब इस रिलेशनशिप को अगर वर्क लाइफ बैलेंस हो गया किसी का, लाइक आपका वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं बन पा रहा, तो आप एक्स्ट्रा कमिटमेंट भी अगर कर लेते हैं तो आपका कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं आएगा जॉब परफॉर्मेंस पे। हो सकता है अगर वर्क लाइफ बैलेंस वाला मॉडरेटर जो है वो एंटर कर दिया जाए और वर्क लाइफ बैलेंस जिन लोगों का ठीक है तो उनकी जॉब परफॉर्मेंस बढ़ रही है विद द एक्स्ट्रा कंपनसेशन, ठीक है। अगर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है तो एक्स्ट्रा कंपनसेशन से में भी आपकी जॉब परफॉर्मेंस फिर भी ना बढ़े, चाहे आप विलिंगनेस भी शो कर दें, क्योंकि आपका वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं बन रहा, आपको परेशानियां टेंशन है, तो उसमें आपके जॉब पर आप प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहे। तो ये जो वेरिएबल है ये आपके इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, एज अ मॉडरेटर भी बीच में आ सकता है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल अभी मैंने आपके सामने बनाई है। ये एग्जांपल के तौर पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो देर आर मैनी स्टडीज जिनको हम इस तरह इस्तेमाल करके हम उनको जो है वो उनको उनमें मुख्तलिफ वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करें, रिसर्च क्वेश्चंस बनाएं, फिर वेरिएबल्स की लिस्ट बनाएं, फिर वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप
प्रेपोजिशन बनाए विद द हेल्प ऑफ लिटरेचर, और उन प्रेपोजिशंस जो हम बनाएंगे उनके एक्सप्लेनेशन दे, जो प्रेपोजिशंस बन जाएंगी तो फिर हमारे पास मुख्तलिफ वेरिएबल्स आ जाएंगे, और उन मुख्तलिफ वेरिएबल्स का जो है मैं आप कर सकेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल पे एनालिसिस देख सकोगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, and I hope you understand that how theory contribute in the making of all the, now this is the ये conceptual framework है, ये theoretical framework के बाद आप एक conceptual framework अपने स्टडी का बना देते हो, जिसको देखकर कोई भी बंदा जो है वो आराम से आपके वर्क को समझ जाता है कि ये करना क्या चाह रहा है, आपका टॉपिक है क्या। तो वो आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी कि हम आप बताना क्या चाह रहे हो अपने आर्टिकल में, अपने रिसर्च वर्क में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे।